जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों, हमारा 2446 बिहार दरोगा में सिलेक्शन हो चुका है। आने वाली दरोगा की वैकेंसी बिहार में 2213 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जी जान से, मैं उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। सिलेबस 2213 दरोगा की सिलेबस और इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम कहाँ से पढ़ना आप लोगों को है। तो भाइयों, हमने जो सिलेबस बताया था आपको, हर सब्जेक्ट को हमने आज पार्ट वाइज में बांट दिया है। मतलब आज पॉलिटी के बारे में हमने आज आपके सामने लेके आया हूँ स्ट्रेटजी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने आज इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि कौन सा क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे 2446 बिहार दरोगा में। जैसा कि भाइयों, हम आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे ब्रिटिश शासन जब हमारे देश में राज कर रहे थे, उस टाइम जो कानून बनाया गया था, लॉ बनाए थे उन लोग, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें इस कानून में क्या क्या आए थे। तो सबसे पहले तो भाइयों आपको पता होना चाहिए कि इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल का जो कुर्सी था उसको ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुर्सी था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कुर्सी लाया गया था। आपको पता होना चाहिए, यह डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आपको पता होना चाहिए, वारेन हास्टिंग थे, वारेन हास्टिंग। और गवर्नर ऑफ बंगाल पहला हमारे देश का कौन था, ब्रिटिश शासन जब हुकूमत कर रहे थे, लॉर्ड क्लाइव। और दूसरे पॉइंट मान लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या आया था, जो हमारे देश में उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे थे, बंगाल थे और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि जैसे ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो 2 चीज़ थी, अब ये सबऑर्डिनेट हो गई थी किसके, बंगाल के। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट हो गए थे बंगाल के। तो ये चीज़ इसमें 1773 में आपका ये कानून में लाया गया था। और तीसरा चीज़ आया था आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसका, आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पे, एट कैलकाटा में। कैलकाटा में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय एक चीफ जस्टिस थे, 1 चीफ जस्टिस थे, और उसके साथ 3 अदर जजेस थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसे 1773 में क्या क्या चीज़ आए थे। और मान लीजिए एक पॉइंट आया था कि जैसे उस टाइम जो ब्रिटिश अपना शासन जो हुकूमत कर रहे थे, हमारे देश में कंपनी खोले थे, तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, गवर्निंग बॉडी कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, जो कंपनी हमारे देश में जो ब्रिटिश चला रहे थे उसको मजबूत कर रहे थे, उसको स्ट्रेंथ और उसको कंट्रोल किए हुए थे, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कर रहे थे। ये भी एक तरह का गवर्निंग बॉडी ही है, गवर्निंग बॉडी था कंपनी बॉडी था गवर्निंग बॉडी। तो ये चीज़ बेसिकली जैसे मान लीजिए 3-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन भाई ऐसे पूछता है कि एक ही गवर्नर ऑफ बंगाल का कुर्सी जो चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया गया था, वो कौन सा एक्ट में आया था। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, कि चार्टर एक्ट 1853, ऐसा ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको टिक करना है। तो ये चीज़ बेसिकली 1773 के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। और फिर जैसा दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पीट्स इंडिया एक्ट, दूसरा टॉपिक जैसे मान लीजिए है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेन आए थे। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो थे कंपनी के, इसको डिस्टिंग्विश किए गए थे, मतलब अलग अलग किए गए थे। अब क्यों मतलब बांट दिए गए थे, क्यों अलग किए थे, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमर्शियल अफेयर को जो कंट्रोल कर रहा था, कॉमर्शियल अफेयर को ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था, और जो पॉलिटिकल अफेयर को कर रहा था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इस्टेब्लिश हुआ था इसी पीट्स इंडिया 1784 में आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी इसी के लिए आया था कि पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करेगा, इसको मैनेज, पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था, और कॉमर्शियल अफेयर को मैनेज कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था। तो इसी के चलते हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। ये दोनों चीज़ हैं, इनको मिलकर बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक चीज़ इसमें आया था, जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ
इसमें इम्पावर दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि सुपरवाइज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे, मतलब सिविल और मिलिट्री और रेवेन्यू को, तीनों को ये सुपरवाइज करेंगे। और इसको इम्पावर किसको दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे चार्टर एक्ट, इसके बाद मान लीजिए आ जाए चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें क्या है? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपी एजुकेशन ऑफ इंडियंस को दिया गया था। एजुकेशन ऑफ इंडियन, जो हमारे देश में भारतीय पढ़ रहे थे, भारतीय नागरिक, उनको उनके एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे। तो उसी तरह मतलब कई सारे पॉइंट आए थे कानून में। और जैसे मान लीजिए चार्टर एक्ट 1833 में क्या आए थे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुर्सी ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाया गया था, जिसमें पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इस टाइम फिर इसमें एक पॉइंट और आया था जो इंपॉर्टेंट है कि ख़त्म किया गया था इसमें कमर्शियल बॉडी, जो कंपनी के जो कमर्शियल बॉडी थे उसको ख़त्म करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्टर 1813 में ये सब इंपॉर्टेंट आते हैं, 1833 में आते हैं। ये बिहार दरोगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़, एक पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर 1833 में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स को हमको तो इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसमें अटेम्प्ट किया गया था। जो पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1853 में किया गया था। 1853 में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था कि क्या चीज़? सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम कैसे कराना है, ओपन कॉम्पिटिशन। और इसमें ओपन कॉम्पिटिशन बेसिकली खाली बस अटेम्प्ट किया गया था। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस, लेकिन पूरी तरह से ये फेल हो गया क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसमें अपोज कर रहे थे। खाली अटेम्प्टेड। और क्वेश्चन पूछा गया कि अटेम्प्टेड कब किया गया था सिविल सर्वेंट्स के मतलब रिक्रूटमेंट के लिए? तो आप मारिएगा क्या? 1833। और लेकिन जब इंट्रोड्यूस की बात खाली कहेगा तो आप इसमें 1853 मारिएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट भाइयों की चार्टर एक्ट 1853, इसके बाद आएगा चार्टर 1853 में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। गवर्नर जनरल काउंसिल का अलग किया गया था। और इसमें ओपन कंपटीशन सिस्टम आपको बता दिए, ये लाया गया था। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन कराया गया था, लोकल रिप्रेजेंट कराया गया था। ठीक ना? तो ये चीज़ बेसिकली 1853 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है उसमें इंपॉर्टेंट है कि उसमें कुर्सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुर्सी चेंज करके वाइसरॉय कुर्सी लाया गया था। उसका सबसे पहले इंडिया का वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और इसमें पूरी तरह से इट एबॉलिश किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म पूरी तरह से किया गया था, जो डुअल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते थे। और इसके जगह पे कुर्सी लाया गया था क्या? न्यू ऑफिस लाया गया था। इसके जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुर्सी लाया गया था। अब इसमें इस काउंसिल में 15 मेंबर थे, वही असिस्ट कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वही ये आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर में से ही एक बनाए जाते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी आएगा, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1861 आएगा। फिर उसके बाद जैसे फिर आ जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आ जाएगा। फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1909 आएगा। मॉडल मिंटो रिफॉर्म में बेसिकली आपको कॉमनल रिप्रेजेंटेशन कराया गया था, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कराया गया था कॉमनल। और फिर उसके बाद मॉन्टेग्रो चेम्स फॉन्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। 1919 में इसमें बेसिकली बाई कैमरलिज्म आए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाइयों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको अच्छे से आप पूरे मॉडल मिंटो रिफॉर्म में क्या क्या आए थे, मॉन्टेग्रो चेम्स फॉन्ड रिफॉर्म में 1919 में क्या आए थे, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप एकदम बढ़िया से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी में RBI आपके आए थे, फेडरल कोड इसी में आए थे, इसमें फेडरल कोड आए थे। तो ये सब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी में आपके बाई कैमरलिज्म में जो 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस में से
7 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म लाए गए थे। बाई कैमरलिज्म 11 टोटल प्रोविंस थे, उस 7 प्रोविंस में इसमें से बाई कैमरलिज्म लाए गए थे। तो ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर जैसे ये मान लीजिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग टाइम में फिर एक आए थे कितने टाइप के रीट्स होते हैं, 5 टाइप, इसमें आपको पता होना चाहिए 5 टाइप के रीट्स होते हैं। जैसे हैबेस कॉर्पस होते हैं, मैंडामस होते हैं, प्रोविज़न होते हैं, सर्टियोरी होते हैं, क्वो वारंटो होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 जो आप जो रेमेडीज जो लेके जाते हैं तो कोर्ट में, तो उसी के मतलब यही चीज इसी 5 के थ्रू ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविज़न, सर्टियोरी, क्वो वारंटो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप फंक्शन जान लीजिएगा क्या आते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन दे दिया गया था, 4 ऑप्शन हम लोग के टाइम में दे दिया गया था क्या इसका आंसर होगा। और इसके बाद आप और हम लोग के टाइम में जो भाइयों आर्टिकल से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग टाइम में फंडामेंटल राइट के आर्टिकल आ गए थे, करीब एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के आ गए थे। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 17 क्या होता है, जैसे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होते हैं आर्टिकल 17। जैसे आर्टिकल 19 क्या होता है, आर्टिकल 19 क्या होता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जैसे आर्टिकल 21 क्या होता है। तो ये जितने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है, जैसे राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ होते हैं, 19 से 22 होते हैं। और फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 होते हैं। राइट टू रिलीजन कहाँ से होते हैं, 25 से 28 होते हैं। तो और फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 होते हैं। तो ये सब बेसिकली आर्टिकल फंडामेंटल राइट के एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद में DPSP आ जाइए। DPSP में से इंपॉर्टेंट है 36 से 51 होते जितने आते हैं, 36 से 51 DPSP का आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 40 क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होता है। आर्टिकल 41 क्या होता है, राइट टू वर्क होता है। आर्टिकल 44 क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है DPSP के। और फिर इसके बाद आ जाइए ड्यूटीज़ पे आ जाइए। ड्यूटीज़ पे जैसे टोटली 11 ड्यूटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ओरिजिनली ड्यूटीज़ जो आए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में टोटल 10 ड्यूटीज़ आए थे। लेकिन 11th जो ड्यूटी आया थे, आपको पता होना चाहिए भाइयों, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आए थे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आए थे। 11वां ड्यूटी जुड़ा था कि जो गार्जियन को अपॉर्चुनिटी देना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है। तो ये बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत आए थे, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाइयों। ये सब आप किस कमेटी के तहत आए थे, सोरेन सिंह कमेटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल जैसे आते हैं, इमरजेंसी के आर्टिकल आ जाते हैं कि 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है। और फिर कैग का आर्टिकल पूछ देता है 148। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछ देता है 280। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या होता है पूछ देता है 124 होता है। हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या होता है 214। UPSC का आर्टिकल 315। तो ये सब चीज़ तो आपको ये सब चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने बॉडी है हमारे संविधान में, ये सब चीज़ तो आपको आने चाहिए। उनका सबका आर्टिकल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये सब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाइयों जैसा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल, ये प्रियम्बल कहाँ से आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन भाइयों प्रियम्बल से आते ही आते हैं। प्रियम्बल से बेसिकली आपके ये चीज़ यहाँ से आते हैं कि जैसे कहाँ से, जो नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को टेबल किए थे, तो यही जाके प्रियम्बल में आपको कन्वर्ट हुआ था। कौन से डेट पे प्रियम्बल में कन्वर्ट हुआ था, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये आपको कन्वर्ट हो गया, प्रियम्बल बन गया। और प्रियम्बल का आपको पता होना चाहिए, प्रियम्बल में भाइयों आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और नेचर क्या होता है। प्रियम्बल में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको जैसे आपका आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जैसे जस्टिस में क्या कहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये पूछते हैं कि जस्टिस में क्या क्या आते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और लिबर्टी में लिबर्टी में क्या आते हैं, इक्वालिटी में क्या आते हैं, फ्रेटर्निटी में क्या आते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नेचर में क्या क्या आपके आते हैं, जैसे सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो आपको पूछता है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन से आपके आए थे, क्या क्या जुड़े थे प्रियम्बल में, आपको पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट आए थे, सेकुलर आए थे, इंटीग्रिटी आए थे। और यही इंटीग्रिटी जाकर आपको फ्रेटर्निटी में जुड़े थे। तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। और फिर इसके बाद भाइयों की जैसा कि आपको ये अच्छी पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग हमारे देश में कब अडॉप्ट किए गए थे। आपको पता होना चाहिए 22 जुलाई 1947 को हम लोग नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किए थे।
और नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? आपको पता है 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें आपका नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था और पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे। 24 जनवरी 1950 को वो इलेक्टेड भी हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फाइनल सेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी को ये भी हुआ था। फाइनल सेशन 12वां सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं 1950 को ये भी हुआ था, उसी दिन हुआ था। और जो नेहरू जी आपको पता ही है जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए थे उसमें हम लोग आपको बताया था 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किए थे। 22 जनवरी 1947 को हम लोग अडॉप्ट किए थे नेहरू जी। और आपको दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 इस दिन हम लोग स्टेट एम्बलम को हम लोग अडॉप्ट किए थे। ये आपको पता होना चाहिए स्टेट एम्बलम को। और 26 जनवरी 1950 के ही दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आया था, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किए थे भाई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और नेशनल सिंबल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल सिंबल हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल सिंबल क्या है ये पूछता है। जैसे नेशनल एनिमल हमारे देश का क्या है? टाइगर आपको पता होना चाहिए, टाइगर है। जैसे नेशनल फ्लावर क्या है हमारे देश का? लोटस है। नेशनल बर्ड क्या है हमारे देश का? पीकॉक है। ये सब पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आपको मैं ये चीज़ बता दिया, पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली हमारे देश जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, उस टाइम जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था संविधान, तो उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब ये 22 पार्ट से ऐड हो गया 25 पार्ट हो गया है। शेड्यूल आपका 12 शेड्यूल हो गया है और आर्टिकल भी हमेशा बढ़ता ही है, 450 करीब हो गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्ट 2 में क्या आते हैं? पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में सिटीजनशिप आते हैं। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। पार्ट 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये चीज़ भाइयों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से मुंह पे एकदम होना चाहिए। सब प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे पूछ देगा नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग इंडिया का, उसका रेशियो पूछ देता है, लेंथ वर्सेस विड्थ इसका रेशियो क्या है? 3:2 है। तो ये चीज़ भाइयों मैं बता रहा हूँ। पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको मैं बताऊंगा घटना चक्र, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिससे ज़्यादा फ़ायदा जिससे आप लोगों को हो, मैं उसी का नाम बताया। क्योंकि आप लोगों के पास 75 डेज आप मान के चलिए आपके पास है, इसी को आप मान के चलिए आपके पास एग्जाम है। क्योंकि भाइयों बता रहा हूँ, दरोगा बनने के लिए बहुत ही आज के डेट में मेहनत करना पड़ेगा बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि इसमें हाई कट ऑफ बहुत जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 80+ कट ऑफ इसमें जा रहे हैं, 80+ कट ऑफ जा रहे हैं दरोगा बनने के लिए। इसलिए ये बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है। और आपको पता होना चाहिए कि 2213 वैकेंसी जो है इस बार आई है। अब क्या पता नेक्स्ट टाइम आए कि ना आई, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक वैकेंसी को क्लियर करते करते सरकार को कम से कम 2 साल लग जाता है। क्योंकि हम लोग का जो 2446 बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। और फिर आपका लास्ट नवंबर 2020 को मेंस का हुआ था। और फिर मार्च 2021 को फिजिकल हुआ था। तो अब देखिए ज्वाइनिंग देखिए अगले महीने तक हम लोग का होगा। तो मान लीजिए देखिए अक्टूबर इन लोग लगा देंगे। मतलब टोटली मोटा मोटी आपका 2 साल देखिए हो गया। मतलब एक वैकेंसी को क्लियर करते करते 2 साल लग गया। तो ये चीज़ अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो फिर आपको 2 साल कम से कम आपका बैठना पड़ सकता है, अगर जो स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दिल से। क्योंकि दरोगा भाइयों बनने के लिए बहुत ही काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। वो दिन गए। इसलिए 2 स्टार आपको चाहिए तो जी जान से लग जाइए, मेहनत करिए। बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी है, आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भाइयों ये चीज़ जैसा कि हमने बताया है, ये चीज़ हमने बताया। और जैसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि केशवानंद भारती केस में क्या क्या आते हैं, केशव बोमई केस में क्या क्या आते हैं, कि ये किस लिए आए थे बोमई केस। अभी ये केशवानंद भारती केस में 1973 में आए थे, क्या क्या इसमें आए थे। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली ये वकालत किए थे। बोमई केस किस लिए आए थे, गोलकनाथ केस क्यों आया था। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो भाइयों इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको मतलब अभी पार्ट 1 लेके बताया हूँ। पार्ट 1 के तहत पॉलिटी के बारे में बताया हूँ। अभी मैं कई पार्ट में अभी आपको मैं डिवाइड करूँगा, इसमें सबके बारे में डिस्कस करूँगा आपके बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्ट्रेटजी को फॉलो किया हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने बिहार में दरोगा बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो जी जान से तैयारी करें, अपना सीट कंफर्म रखिए। जो दिल से पढ़ेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो भाइयों बस मैं चाहता हूँ कि बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पॉलिटी के दूसरे लेक्चर लेके आऊँगा, जहाँ से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, कहाँ से हम लोग के टाइम में क्वेश्चन आए हुए थे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बस अच्छे से मेहनत करिए। और मैं आपको रही बात, मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन हम लोग के टाइम में आए थे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आए थे, यहाँ से आर्टिकल पूछा गया था हम लोग से। और लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो किस फेज़ में हुआ था, कितने फेज़ में हुआ था, जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था। और एस्टीमेट कमेटी से क्वेश्चन आए थे, PSC से आए थे। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। PSC में कितने मेंबर होते हैं, और इसका पहला चेयरमैन कौन था। और फंडामेंटल राइट से आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल आया था, क्वेश्चन आया था। रीट से क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको डिस्कस किया है। रीट कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल हाइवेस कॉर्पस, जो आर्टिकल 32 की बात मैं किया हूँ, हाइवेस कॉर्पस मैंडामस ये। और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन आए थे। चीफ मिनिस्टर मैं अभी आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा इस सब चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। और फिर 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आए थे, इसमें क्या क्या चीज़ जुड़े गए थे, क्या क्या ऐड हुए थे। मनी बिल से क्वेश्चन आए थे। मनी बिल से क्वेश्चन आर्टिकल, इसका आर्टिकल 110 है मनी बिल का बेसिकली। और आपको पता होना चाहिए ये इंट्रोड्यूस किसके रिकमेंड से होता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंड से होता है। केंद्र में प्रेसिडेंट के रिकमेंड होता है ये आपको। और मनी बिल राज्यसभा में कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक रह सकता था, 14 डेज तक, ये आपको पता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी के, ये सब आने चाहिए आपको। और शेड्यूल से क्वेश्चन आए थे। ये शेड्यूल 11 में क्या है, पंचायती राज है। शेड्यूल 12 में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है। और शेड्यूल 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन है। और फिर बस यही सब चीज़ क्वेश्चन भाइयों, मतलब हम लोग के टाइम में प्रीलिम्स एग्जाम में आए थे। तो ये सब अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। फिर मैं दूसरा अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आने वाले पॉलिटी के जो दूसरे चैप्टर है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक भाइयों, जय हिंद, जय भारत। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करिएगा। जय हिंद भाइयों।